अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है दनियाल अली और आप देख रहे हैं 10 ऑफ मिस्ट्रीज। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की जानिब। हमारी कायनात इतनी बड़ी है कि इसके वजूद का हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, और इसमें इतने सियारे और सितारे मौजूद हैं जितने ज़मीन पर रेत के दाने नहीं हैं। तो आज की इस वीडियो में कायनात में मौजूद कुछ अनोखे और पुरस्रार सियारों के बारे में मैं बताऊंगा। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट वाला प्लैनेट सबसे अजीब है। सबसे पहले बात करते हैं डायमंड प्लैनेट की। इस प्लैनेट का असली नाम है 55 कैनकरी ई, और ये एक सियारा है जो कि हीरे का बना हुआ है। इस प्लैनेट का वो हिस्सा जो हीरे से बना है हमारी ज़मीन के पूरे वजन से 3 गुना ज़्यादा है। इस प्लैनेट को 2004 में डिस्कवर किया गया था। साइंटिस्ट का कहना है कि इस प्लैनेट का 1/3 हिस्सा सॉलिड हीरे से बना हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि डायमंड कार्बन से बनता है, तो इसी तरह इस प्लैनेट का ज़्यादातर हिस्सा कार्बन का बना है। साइंटिस्ट ने अंदाज़ा लगाया है कि इस प्लैनेट की कोर में मौजूद कार्बन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से ये डायमंड में कन्वर्ट हो गया है। ये प्लैनेट स्टार 55 कैनकरी ए के करीब है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर तकरीबन 700 डिग्री सेल्सियस है। डायमंड से भरे होने की वजह से पैसों के मामले में इसकी कीमत 27 नॉनिलियन डॉलर्स के इक्वल है, जो कि पूरी दुनिया के जीडीपी से 385 क्वाड्रिलियन गुना ज़्यादा है। आइडिया के तौर पर 1 क्वाड्रिलियन मतलब 1 के पीछे 15 जीरोस, और 1 नॉनिलियन मतलब 1 के पीछे 30 जीरोस। आई होप इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि इस सियारे की क्या कीमत है। अगला प्लैनेट है केपलर 452b। 2015 में नासा के मुताबिक ज़मीन के जैसा एक प्लैनेट दरियाफ्त हो चुका है, जिसे नाम दिया गया है केपलर 452b। जैसे हमारी ज़मीन का अपना सूरज है, इसी तरह केपलर 452 का भी अपना सूरज है, जिसका नाम है G2। हैरानकुन बात यह है कि हमारी ज़मीन का जितना फासला सूरज तक है, केपलर का भी इसके सूरज से फासला उतना ही है, और यहाँ का एटमॉस्फेरिक कंडीशन भी तकरीबन हमारी ज़मीन के जैसा ही है। यानी यहाँ भी हमारी ज़मीन की तरह पानी, मिट्टी और हवा होने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत से जानदारों के होने की हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं। ज़मीन से इतनी ज़्यादा मुताबिकत की वजह से इसे अर्थ 2.2 भी कहा जाता है। सूरज का एक चक्कर लगाने में ज़मीन को 365 दिन लगते हैं, और दूसरी जानिब केपलर को भी अपने सूरज G2 का चक्कर लगाने में 385 दिन लगते हैं। मतलब दोनों के रेवोल्यूशन टाइम में सिर्फ 20 दिन का फ़र्क है। हमारा सूरज 4.6 बिलियन साल पुराना है, और वहीं दूसरी तरफ G2 6 बिलियन साल पुराना है। केपलर हमारी ज़मीन से 2 गुना बड़ा है, लेकिन अगर यहाँ पर एलियन लाइफ होने के चांसेस इतने ज़्यादा हैं, तो अभी तक हमें इस सियारे में एलियंस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं मिल सकी। दरअसल ज़मीन से इस प्लैनेट की दूरी तकरीबन 1400 लाइट ईयर है, जिससे अब आप समझ ही चुके होंगे कि यहाँ तक पहुँचने में आज की टेक्नोलॉजी से बनी स्पेसशिप को कितना टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर फ्यूचर में नासा और स्पेस एक्स जैसी स्पेस एजेंसीज अगर स्पेस ट्रैवल को इम्प्रूव कर पाई, तो हो सकता है मुस्तकबिल में हम यहाँ ज़रूर पहुँच पाएंगे। इन दोनों प्लैनेट्स के बाद एक अजीब सियारे की बात करते हैं, जिस पर बारिश तो होती है, लेकिन वो पानी के बजाय कांच की होती है। दरअसल इसकी फ़िज़ा में सिलिका पार्टिकल्स मौजूद हैं, जो कि रेत में पाया जाता है, और ये कांच की बारिश कोई मामूली बारिश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हवाएं 8700 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है। यानी ये साउंड की स्पीड से तकरीबन 7 गुना ज़्यादा है। सुनकर इस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये एक सच्चाई है। आप खुद इमेजिन करें कि आप एक ऐसे प्लैनेट पर मौजूद हैं जहाँ पे ये सिलिका पार्टिकल्स कांच की शक्ल में आसमान से गिर रही हैं, और वो भी साउंड की स्पीड से 7 गुना तेज़ रफ्तार से। तो ये तो इमेजिन करने में भी डर लगता है। इसके साथ साथ इस प्लैनेट का टेम्परेचर तकरीबन 930 डिग्री सेल्सियस के करीब है, जो कि सिलिका पार्टिकल्स को पिघलाकर कांच में तब्दील कर देता है। ये प्लैनेट HD 189773b को बाहर से देखकर कौन बता सकता है कि यहाँ कांच की बारिश होती होगी। अगला प्लैनेट है गिलियस 436b। इस प्लैनेट को 2004 में डायमंड प्लैनेट के साथ ही डिस्कवर किया गया था। इस प्लैनेट की खासियत ये है कि ये आग में जलने वाला बर्फ़ का प्लैनेट है। ज़रूर सुनकर अजीब लग रहा होगा कि प्लैनेट बर्फ़ से बना है, लेकिन फिर भी जल रहा है। लेकिन यही इस प्लैनेट की खासियत है, और इस प्लैनेट का एवरेज टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस है। मतलब पूरी तरह बर्फ़ से ढका होने के बावजूद प्लैनेट जिसका टेम्परेचर पानी के बॉइलिंग पॉइंट से 4 गुना ज़्यादा है। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है?
اصل میں اس پلینٹ کا گریویٹیشنل فورس اتنا زیادہ ہے کہ اگر ہائی ٹیمپریچر کی وجہ سے برف پگھل کر گیس میں کنورٹ بھی ہو جائے تو وہ اوپر آسمان کی طرف جانے کی بجائے گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے پلینٹ کے اندر چلے جاتی ہے اور یہی گیس پھر سے برف بن جاتی ہے اور یہ پروسیس مسلسل چلتا رہتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ نارمل پلینٹ کی طرح بھاپ کو بدل کر بارش نہیں برسا پاتا. اس پلینٹ کی مشابہت ہمارے سولر سسٹم میں موجود نیپچون کی طرح ہے اور اپنے سورج کا چکر لگانے میں صرف 2 دن 15 گھنٹے کا وقت لیتا ہے. مطلب یہاں کا 1 سال زمین کے 2.5 دن کے برابر ہے. ابھی تک ہم نے جتنے پلینٹس کی بات کی ہے وہ سبھی ہماری زمین سے بہت دور ہیں، لیکن یہ لاسٹ پلینٹ ہمارے سولر سسٹم میں ہی موجود ہے جس کا نام ٹائٹن ہے، جو کہ سیٹرن کا چاند ہے. جیسے ہماری زمین کا اپنا سیٹلائٹ مون ہے ویسے ہی سیٹرن کا بھی اپنا مون ہے، لیکن اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ اصل میں ٹائٹن کا ایٹماسفیئر اتنا ڈینس ہے کہ 2005 سے پہلے ہمیں یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ ٹائٹن میں کیا کیا موجود ہے. 2005 کے بعد سائنٹسٹ یہ جان پائے کہ اس میں آخر ہے کیا. ٹائٹن کچھ اس طرح دکھتا ہے. یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ایٹماسفیئر کے ساتھ ساتھ جھیل اور ندیاں بھی موجود ہیں. یہاں تک ٹائٹن پر زمین کی طرح ہی بارش بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں کا ٹیمپریچر 179 ڈگری سیلسیس جتنا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پانی کو بھی ہاتھ لگانے پر وہ چٹان معلوم ہوتا ہے. یہاں پر نیچرل گیس میتھین گیس کی فارم میں نہیں بلکہ لیکوڈ سٹیٹ میں رہتی ہے. تو اب تک جن جھیل اور ندیوں کا ذکر کیا گیا وہ پانی کی نہیں بلکہ اسی میتھین گیس کی بنی ہوئی ہے. اب تک ٹائٹن کے 20% ریجن کے بارے میں ہی سائنٹسٹ جان پائے ہیں، لیکن اس 20% ریجن میں ہی اتنا زیادہ نیچرل گیس موجود ہے جو ہماری پوری زمین میں موجود نیچرل گیس اور تیل سے 100 گنا زیادہ ہے. جس طرح زمین پر نیچرل ریسورسز کی کمی دکھائی دیتی ہے، اس حساب سے مستقبل میں ٹائٹن پلینٹ پر اسپیس مشن کرنا انسانی زندگی کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. اور ٹائٹن کے بارے میں سب سے عجیب و غریب بات یہ ہے کہ آپ چاہیں تو ٹائٹن پر اڑ بھی سکتے ہیں. اصل میں ٹائٹن کا ایٹماسفیئر اتنا ڈینس ہے اور دوسری طرف یہاں کی گریوٹی اتنی ہی کم، جس کی وجہ سے آپ اپنے ہاتھ اور پاؤں پر مصنوعی پر لگا کر اڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ بآسانی اس کے ایٹماسفیئر میں اڑ بھی پائیں گے، بالکل کسی پرندے کی طرح. تو ان سب پلینٹس میں آپ کو سب سے زیادہ دلچسپ پلینٹ کون سا لگا؟ کامنٹ کر ضرور بتائیے گا. اور یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. ملتا ہوں ایسے ہی کسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.